एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। ये भी आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने अभी बेसिक्स जो है पार्ट ए आपका कवर कर चुके हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो सबसे बहुत 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 ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका ये सी एलिगेंस में वल्वा फॉर्मेशन है, जिसमें हमेशा ही CSIR नेट के अंदर क्वेश्चंस देखे गए हैं इस टॉपिक से। ओके, सबसे पहले हम वल्वा फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमें सी एलिगेंस के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सी एलिगेंस क्या होता है। सी एलिगेंस जो होते हैं वो एक मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक निमेटोड्स होते हैं। ओके, इनके पास दो सेक्सेस होते हैं जो कि है आपके हर्माफ्रोडाइट एंड मेल। मोस्ट ऑफ सी एलिगेंस जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मीनिंग क्या होता है, जिसके पास फीमेल एंड मेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अगर आप हर्माफ्रोडाइट का केस देखोगे तो इस टाइम पे क्या होता है, ये लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्म ही प्रोड्यूस करते हैं अगर इन्हें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना है। देखो, जब इन्हें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना होता है तो ये अपने जो हर्माफ्रोडाइट के जो इसके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो उसका मेल ऑर्गन है, इसमें एक लिमिटेड नंबर वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं। अगर इन्हें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना है तो ये एज ए मेल सेक्स को वहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आता है सी एलिगेंस इज़ ए नॉन हैजार्डियस, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। जो सी एलिगेंस होते हैं वो नॉन हैजार्डियस होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, नॉन पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, इनको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, जो कि काफ़ी लोगों ने देखे भी होंगे। एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म भी इन्हें जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इन्हें मॉडल ऑर्गेनिज्म हम क्यों जानते हैं। देखो, मॉडल ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो इजी टू ग्रो होना चाहिए, शॉर्ट जनरेशन टाइम होना चाहिए, ईज जेनेटिक मैनिपुलेशन होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए उसके मेंटेनेंस में। तो यही सब करेक्टरिस्टिक्स आपके प्रेजेंट होते हैं सी एलिगेंस के अंदर। एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, फिर इसके बाद एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड ही कि जो आपका सी एलिगेंस है, जो वॉर्म है, जिसको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है हर स्टेज पे। तो इनकी जो लाइफ को हम हम बाहर से ही एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो हमें उस एनिमल को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो वॉर्म के केस में यही है कि इनकी जो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं हर एक स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर। इंटरनल एग्जामिनेशन का बहुत ईजिली हो जाता है बिना उनको किल किए। ठीक है, तो इसलिए इनको एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर भी किया जाता है। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं वल्वा की। देखो, वल्वा क्या होता है। वल्वा एक फीमेल सेक्स ऑर्गन का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि कंसिस्ट करता है 22 सेल्स को। सर्व एज ए स्ट्रक्चर थ्रू विच स्पर्म एंट्री एंड फर्टिलाइज्ड एग लीव्स द गोनेड। देखो, वल्वा जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन का ही पार्ट है, जो कि 22 सेल्स को कंसिस्ट करता है। ये इनका जो मेनली फंक्शन है वो स्पर्म की एंट्री कराना है, और जो फर्टिलाइज्ड एग है उनको गोनेड से बाहर भेजना है। ठीक है, देन वल्वा डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए नेटवर्क ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। जो वल्वा डेवलपमेंट है उसके अंदर एक नेटवर्क चलता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे जो सिग्नलिंग पाथवेज है वो इन्वॉल्व करके वल्वा का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे कि आपका इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होती है, ट्रांसडक्शन होता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशंस की वजह से क्या होता है, आपका वल्वा डेवलपमेंट होता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आता है वल्वा नेसेसरी फॉर एग लेइंग एंड मेटिंग। जो वल्वा होता है वो मेनली असेंशियल होता है एग लेइंग के लिए एंड मेटिंग के लिए भी, क्योंकि ये क्या है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन का ही पार्ट है। ओके, देन इट इज़ प्रेजेंट इन मिड वेंट्रल रीजन एडल्ट वल्वा 22 सेल्स। देखो, ये क्या होता है, वल्वा जो होता है वो मेनली मिड वेंट्रल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आपको डोर्सल एंड वेंट्रल रीजन पता है, देखो डोर्सल जो रीजन होता है वो क्या होता है, बैक सेल्स जिसको हम बोलते हैं। ये वाला जो रीजन होगा इसको हम क्या बोलते हैं, डोर्सल रीजन बोलते हैं। और जो नीचे वाला रीजन आपको दिख रहा है, यानी कि बेली रीजन जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल रीजन बोलते हैं, जहाँ पे आपका वल्वा जो है प्रेजेंट होता है। जो कि आपको ये जो सेल्स दिख रही हैं इनको हमने VPC बोला है, यानी कि
वल्वा प्रीकर्सर सेल्स। ठीक है, वल्वा प्रीकर्सर सेल का मतलब क्या होता है, प्रीकर्सर का मतलब क्या है, किसी के फॉर्मेशन के लिए तैयार करना या किसी के फॉर्मेशन का कारण बनना। ठीक है, सो आपको इस डायग्राम में 3 चीज़ें दिख रही होंगी, गोनेड, एंकर सेल एंड वीपीसी। ठीक है, जैसे कि हमने बात की, जो वल्वा है वो फीमेल का पार्ट है और वो वेंट्रल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे एंकर सेल, मेनली जो एंकर सेल्स होती हैं ये क्या होते हैं, ये पोजीशनिंग इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं। अगर जहाँ पे भी एंकर सेल होंगी, देखो एंकर सेल के नीचे ही आपको क्या दिख रही है, वीपीसीज दिख रही हैं। ठीक है, तो एंकर सेल की वजह से ही क्या होता है, आपका इन वीपीसीज की पोजीशन डिसाइड होती है कि किस जगह ये इनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि आपके एंकर सेल्स कहाँ हैं, एंकर सेल्स आपके मिड डोर्सल्स में है, तो मिड डोर्सल्स की वजह से ही क्या है, ये इनकी नीचे कौन सी सेल्स है, वीपीसी सेल्स है। वीपीसी यानी कि वल्वा सेल्स है, वल्वा प्रीकर्सर सेल्स है। सो कहने की बात सिर्फ सिंपल सी इतनी है कि जो एंकर सेल्स है वो वल्वा सेल्स की पोजीशंस को डिसाइड करती है कि कहाँ पे उनका फॉर्मेशन होना है। सो वल्वा सेल के डेवलपमेंट में, ठीक है, उनके जो पूरा उनका डेवलपमेंट है उसके अंदर आपकी एंकर सेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपका। सो अगर आप इसके नीचे की कुछ लाइंस अच्छे से देख पा रहे होंगे, मेनली इसके अंदर क्या बोला गया है, देखो जो वीपीसीज है वो 6 हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं। ये जो है ये आपकी 6 हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं जो कि आपके P3 to P8P तक होती हैं। ठीक है, यानी कि P3 P to P8P यानी कि 3 4 5 6 7 8, ये क्या आपकी 6 वीपीसी सेल्स हैं जो कि आपके हेल्प करती है वल्वा फॉर्मेशन के लिए। देखो आपको बेसिकली मैं समझाने की कोशिश करती हूँ अभी क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे आपने इतना तो पढ़ लिया है, वल्वा फॉर्मेशन है, वीपीसी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेनली ओवरऑल 11 सेल्स होती हैं। 11 सेल्स में 6 सेल्स का सिलेक्शन होता है। 6 सेल्स जो होती है वो वीपीसी सेल्स कहलाई जाती हैं। उन 6 सेल्स में भी 3 सेल को सिलेक्ट करते हैं जो कि वल्वा की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आई इतनी बात समझ में? ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है वीपीसी आर 6 हाइपोडर्मल सेल्स। ये क्या होती हैं, 6 हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं। ओके, और इन 6 में भी ये P3 to P8 तो है, लेकिन ये 6 में भी 3 जो होती हैं, जो 3 सेल्स है P3 P5P P6P P7P वो इन्वॉल्व होती है वल्वा फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और जो आपकी P3P P4P P8P जो होती है वो नॉन वल्वल फेट के लिए यूज़ होती है, वो वल्वा फॉर्म नहीं करेंगी। ठीक है, तो वल्वा फॉर्म नहीं करेंगी तो वो तीनों सेल्स क्या फॉर्म करती है, वो तीनों सेल्स जो होती हैं वो हाइपोडर्मिस फॉर्म करती हैं। ठीक है, यानी कि कहने की बात ये है कि जो वल्वा वीपीसी सेल्स हैं वो क्या है, सबकी सब क्या है, आपकी हाइपोडर्मल सेल्स है, यानी कि उनके पास पोटेंसी है हाइपोडर्मिस फॉर्म करने की। ठीक है, लेकिन अगर एंकर सेल उन्हें सिग्नल भेज दे, ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है एंकर सेल किसको सिग्नल भेज रही है, तो वो ही सेल क्या करेगी, वल्वा फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो वल्वा फॉर्मेशन के लिए मेनली जो इन्वॉल्व होती हैं वो आपकी 3 सेल्स हैं, P5 P6 एंड P7। ठीक है, वो क्यों इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 6 सेल्स ही क्यों सेलेक्ट हुई, क्योंकि हमने बात तो की 11 सेल्स की कि 11 सेल्स होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें से 6 सेल्स ही क्यों सिलेक्ट हुई, इस बारे में जान लेते हैं। देखो इसमें आपका हेल्प करता है वीएनटी पाथवे। वीएनटी पाथवे के थ्रू क्या होता है, ये जो आपके 11 सेल्स है इनका स्पेसिफिकेशन होता है, ये 6 सेल्स जो होती हैं वो स्पेसिफिकली यहाँ से अलग कर दी जाती हैं। ठीक है, कैसे अलग करी जाती हैं वो देखते हैं। देखो वीएनटी के पास क्या होते हैं, हॉक्स जीन्स होते हैं, और हॉक्स जीन्स ही है आपका एक पार्ट है हॉक्स जीन्स का, Lin39। ठीक है, Lin39 जो होता है वो मेनली इन्वॉल्व होता है आपके स्पेसिफिकेशन के लिए, जो कि वीपीसीज का स्पेसिफिकेशन करता है। ओके, सो हॉक्स जीन्स क्या होते हैं, हॉक्स जीन्स मेनली इन्वॉल्व होते हैं पैटर्निंग में, कि किस तरह का पैटर्न जो है सेल्स को फॉर्म करना है।
तो इस टाइम पे क्या होता है, जो आपके लिन 39 है वो मेनली P3 टू P8 जो होता है वो ऑन रहता है, ठीक है। यानी कि इस जितना ये आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया के अंदर ही आपका लिन 39 जो होता है वो एक्टिवेट दिखता है, यानी कि ऑन दिखता है। तो इस वजह से सिर्फ इन्हीं सेल्स का क्या हो पाता है, स्पेसिफिकेशन हो पाता है। और जो बची हुई जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो फ्यूज़ हो जाती हैं एपिडर्मिस के साथ और स्किन का फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों साइड्स पे क्या होता है, ये दोनों साइड्स पे आपका लिन 39 जो है वो ऑफ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो लिन 39 है वो सिर्फ इसी सेंट्रल पोजीशन के लिए एक्टिवेट रहता है, जो कि सिर्फ जो आपकी वीपीसीज़ हैं, जो कि स्पेसिफिक वीपीसीज़ हैं, उनका सिलेक्शन करता है। और यहीं से ही आपकी ये 6 सेल्स निकल के आती हैं, 6 वीपीसीज़ निकल के आती हैं, जो कि मेनली इन्वॉल्व होंगी अभी आपके वल्वा फॉर्मेशन के लिए। अब इन 6 में से भी 3 सेल्स ही वल्वा फॉर्मेशन करेंगी, जैसे कि मैंने आपको बताई थी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आपके मेन पाथवे पे, जो कि आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो, जैसे कि हमने बात की थी एंकर सेल्स की, हमने कहा था कि एंकर सेल्स के नीचे ही आपकी क्या होती है, वीपीसीज होती हैं, यानी कि वहीं पे आपका वल्वा का फॉर्मेशन होना है, ओके। तो जो एंकर सेल होती है, यहाँ पे जो एंकर सेल है वो एज ए इंड्यूसर की तरह काम करती है। इंड्यूसर के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, जब हमने टर्म्स पढ़ी थी। इंड्यूसर क्या करेगा, इंड्यूसिंग सिग्नल्स भेजेगा, ठीक है। ये क्या करता है, एंकर सेल क्या करती है, सिग्नल्स भेजती है इन सब वीपीसीज को, ठीक है। इन सब वीपीसीज को ये क्या करेगी, सिग्नल भेजेगी, ठीक है। उस ये सब, तो अगर ये सिग्नल भेज रही है, ठीक है, ये अगर सिग्नल भेज रही है तो ये कौन होगा, आपके सिग्नल कौन होंगे, सिग्नल रिसीव करने वाले होंगे, ठीक है। तो वीपीसीज क्या है, सिग्नल रिसीव करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये बात भी अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एंकर सेल कैसे सिग्नल भेजेगी वीपीसीज को, ओके। जैसे कि हमने बात की, एंकर सेल क्या है, इंड्यूसर है, ओके। ये सिग्नल रिलीज़ करेगी, तो ये सिग्नल रिलीज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ लिन 39, ठीक है। ये लिन 39 क्या है, ये एक एज एन एक्ट करता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की तरह। सो मेनली जो एंकर सेल्स हैं वो सिक्रीट करती है लिन 3 को, ठीक है। तो ये लिन 3 जो होता है वो सिमिलर होता है आपका एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की तरह ही, और यही क्या करता है, आपके वल्वा फॉर्मेशन के अंदर या वल्वा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। देखो, हमने इसके बाद एक बात और की थी, अगर आप सभी को याद हो, लिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की, ठीक है। मॉर्फन्स में हमने देखा था, मॉर्फन्स ग्रेडियंट जहाँ पे फॉर्म हो रहा था, हमने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात की थी। तो इसी तरह जो आपका लिन 3 है, लिन 3 क्या करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉर्म करता है, यानी कि जिसके पास इसके ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि जो जितने ज़्यादा सिग्नल रिसीव करेगी वो ही सबसे पहले क्या करेगी, वो ही सेंट्रल वल्वा सेल बनेगी, ठीक है। यानी कि वो सबसे पहले एक्सप्रेस होगी, तो वो प्राइमरी सेल कहलाई जाएगी ना, कहलाई जाएगी, नहीं कहलाई जाएगी, कहलाई जाएगी, ठीक है। सो अब तक तो हमने देखा कि एंकर सेल जो है वो लिन 3 की फॉर्म में क्या कर रही है, सिग्नल रिलीज़ कर रही है, जो कि सिमिलर होता है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की तरह। बट इन सिग्नल्स को एक्सेप्ट कौन करेगा, वीपीसीज तो नो डाउट वीपीसीज इनको रिसीव करेंगी, पर रिसीव करने के लिए भी इनके पास क्या होना चाहिए, रिसेप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो रिसेप्टर है उसका नाम है लिन 23। इन सभी के नाम अच्छे से याद कर लेना। एंकर सेल इंड्यूसर की तरह काम करता है, लिन 3 एज ए सिग्नल मॉलिक्यूल या सिग्नल प्रोटीन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। लिन 23 जो होता है एज एन रिसेप्टर काम करता है, जो कि हर एक वीपीसीज के ऊपर प्रेजेंट होता है। यानी कि जो इनकी ये सरफेस है इसके ऊपर क्या होता है, आपका लिन 23 प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये मेनली फॉलो करता है आपका MAP काइनेज पाथवे को, ओके। सो इन सेल्स के ऊपर क्या है, आपका लिन 23 जो है वो प्रेजेंट है। तो यहाँ से जो सिग्नल्स आए हैं वो लिन 23 क्या करेगा, रिसीव करेगा और अपनी जो सेल है उसको तैयार करेगा अपना वल्वा फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, यानी कि सेल्स को फॉर्म करने के लिए। सो मेनली क्या होता है, देखो यहाँ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा सिग्नल्स किसके पास पहुँचेंगे, सबसे ज़्यादा जो इसके पास सेल होगी, ठीक है। हमने पैराक्लाइन भी डिस्कस किया था ना, जब मॉर्फिन कंसंट्रेशन डिस्कस कर रहे थे ग्रेडियंट को। सो
लिन 3 सबसे पास कौन सी सेल है आपकी P6P है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा सिग्नल्स जाएंगे, तो ये बहुत जल्दी या बहुत अच्छे से एक्सप्रेस होगी और ये प्राइमरी सेल या फिर सेंट्रल सेल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब इसके जो आसपास वाली जो सेल्स हैं ये क्या होंगी, ये क्या करेंगी, ये कम सिग्नल्स यहाँ से रिसीव करेंगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सिग्नल्स तो आपका P65 ने रिसीव कर लिया है, ये कम सिग्नल्स रिसीव करेंगी और ये एज एन लेटरल सेल यहाँ पे फॉर्म होंगी या सेकेंडरी सेल एज ए फॉर्म होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक पॉइंट और आता है जो कि हम अभी क्लियर कर देते हैं। आपका P65 भी क्या करता है, इन्वॉल्व होता है इनको लेटरल सेल बनाने के लिए। देखो, ये ऐसा बंदा है जो खुद तो सब कुछ पढ़ के तैयार, मतलब इसने पूरे टॉपिक्स पूरे सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन अपने जो आसपास के लोग हैं उन्हें पढ़ने नहीं देता है। ठीक है, जो P6P है ये खुद तो प्राइमरी सेल बन के बैठ गया है, लेकिन ये अपने जो आसपास वाली जो सेल्स हैं उनको प्राइमरी सेल बनने नहीं देगा, तो इसके लिए रिलीज़ करवाता है लिन 12 को। ठीक है, जो लिन 12 होता है ये मेनली आपका इनिबिटर होता है, जो कि ये साइड वाली सेल्स जो हैं इनको ये प्राइमरी सेल बनने नहीं देगा। ठीक है, सो लिन 12 जो होता है वो क्या करता है, देखो ये आपका एक पाथवे है, नॉच डेल्टा सिग्नलिंग पाथवे, उसको फॉलो करता है। इसमें मेनली ये फॉस्फेटेज को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो फॉस्फेटेज जो होता है वो इनएक्टिव कर देगा मैप काइनेज को। मैप काइनेज जो है वो लिन 23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू ही आपका लिन 23 जो है वो अपना पूरा काम करता है। ठीक है, अगर मैप काइनेज का इनिबिशन हो जाएगा, ठीक है, मैप काइनेज अगर इनिबिशन हो गया तो दैट मीन्स जो लिन 23 है उसका जो प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो अगर उसका प्रोसेस स्लो डाउन हो गया, ठीक है, उसका जो काम है वो स्लो डाउन हो गया, उसका एक्सप्रेशन अगर स्लो डाउन हो गया, तो वो सिग्नल्स भी क्या करेगी, वो कम रिसीव करेगी, क्योंकि जितना कम वो एक्सप्रेस होगी उतने ही कम वो सिग्नल्स रिसीव कर पाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लिन 12 की वजह से ये दोनों क्या बनती हैं, लेटरल सेल्स बनती हैं। ठीक है, बाद एक पॉइंट और देखो यहाँ पे, जो आपकी P6P है वो क्या कर रही है, प्राइमरी सेल्स को फॉर्म कर रही है, सेंट्रल सेल की तरह एक्ट कर रही है और 8 सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, P5P जो होता है वो 7 सेल्स का फॉर्मेशन करता है, P7P जो होता है वो 7 सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आप 7 + 7 + 8 करोगे तो आपकी कितनी सेल्स फॉर्म होगी, 22 सेल्स, यानी कि ये तीनों ही सेल्स क्या करेंगी, आपका वल्वा फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, अब बची हुई जो सेल्स हैं, हमने 6 सेल्स सेलेक्ट की थी। ठीक है, 6 में से 3 ने तो सिग्नल्स रिसीव करे, सिग्नल्स इन तक पहुँचे, इन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स बनाई, लेकिन जो बची हुई सेल्स है वो क्या करती है, वो खुद ही टर्सरी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और वो उसके बाद फॉर्म करती हैं हाइपोडर्मिस को, क्योंकि उनका तो वल्वा फॉर्मेशन के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं है, क्योंकि 22 सेल्स तो ये बनाई चुकी हैं। ओके, तो वल्वा यहाँ से फॉर्म आपका हो चुका है। अब इसके नीचे जो पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके और डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट क्या दिख रहा है, वल्वा इन्फ्लुएंस्ड बाय एंकर सेल्स फॉर्म एन इक्विवेलेंस ग्रुप। देखो, जो वल्वा इन्फ्लुएंस्ड होती है एंकर सेल से वो फॉर्म करती है इक्विवेलेंस ग्रुप। इक्विवेलेंस ग्रुप का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे, यानी कि जितनी भी आपकी एंकर सेल्स के थ्रू जो सेल्स फॉर्म हुई हैं, जो 6 सेल्स थी, ठीक है, इन सब के पास कैपेबिलिटी होती है वल्वा फॉर्म करने की। ठीक है, पोटेंशियल सबके पास है वल्वा फॉर्म करने की, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन उन्हें सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, अगर इन तक सिग्नल्स ही नहीं पहुँचे तो क्या ये वल्वा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगी, नहीं होगी ना। तो जिनके पास तक सिग्नल्स पहुँच गए, जिनके पास तक लिन 3 पहुँच गया, वो क्या करेगी, वो वल्वा फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगी। अब कुछ पॉइंट था लेट 23 के लिए। तो लेट 23 जो होता है वो VPCs के ऊपर प्रेजेंट होता है, मेनली जो क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है। ठीक है, और ये फॉलो करता है मैप काइनेज पाथवे को। ठीक है, अब लिन 12 जो कि हमने लिन 12 जो कि एज ए इनिबिटर यहाँ पे काम कर रहा था, वो लेटर सेल्स को फॉर्म कर रहा था। इसके बारे में जैसे कि हमने बात की थी, जो लिन 12 है वो
लेटरल वल्वा लीनियस का फॉर्मेशन करता है और ये मेनली इंड्यूस करता है बाय द एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फेटेज। ये क्या कराता है, फॉस्फेटेज की एंट्री कराता है जो कि इनएक्टिवेट कर देता है मैप काइनेज पाथवे को। अगर मैप काइनेज पाथवे या मैप काइनेज की एक्टिविटी स्लो डाउन होगी तो दैट मीन्स अगर ये इनहिबिट हो गया है तो इसकी वजह से क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा आपके रेगुलेटर्स पे, यानी कि LAT23 पे। जो LAT23 है वो क्या करेगी, उसकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी जिसकी वजह से वो लो अमाउंट ऑफ सिग्नल्स रिसीव कर पाएगी। ओके, अब LAT12 जो है वो फॉस्फेटेज की जो एंट्री करा रहा है वो किसके थ्रू, कौन से पाथवे के थ्रू कराता है, वो नॉच डेल्टा सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू ये सब एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। ओके, आ गया इतना समझ में आपको? आ गया। एंकर सेल क्या करती है, एंकर सेल मेनली इंड्यूसर है, लीन-3 रिसेप्टर है, लीन-3 जो होता है वो मेनली सिग्नल्स को लेके जाता है। ठीक है, जो यहाँ से सिग्नल्स जो आपके इंड्यूस कर रहा है वो कौन है, लीन-3 है। ठीक है, अब लीन-3 का जो रिसेप्टर जो है वो लीन-23 है, यानी कि लीन-23 एक्सेप्ट करेगा लीन-3 के सिग्नल्स को, यानी कि लीन-23 ही क्या करता है, आपके लीन-3 के सिग्नल्स को रिसीव करता है और आगे इनको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स के अंदर कन्वर्ट करता है। तो जो मेनली P6P है वो सबसे पहले आपकी प्राइमरी सेल्स बन के फॉर्म हो जाती है ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि सबसे ज़्यादा सिग्नल्स आपके P6P पे ही आते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये प्राइमरी सेल बन जाती है और ये दूसरों को प्राइमरी सेल नहीं बनने देती है। तो ये क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है आपका लीन-12 नॉच डेल्टा सिग्नलिंग पाथवे को, जिसकी वजह से फॉस्फेटेज एक्टिविटी होती है तो MAP काइनेज एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है और आपके ये जो P5 और P7 है ये इतने अच्छे से सिग्नल जो है वो रिसीव नहीं कर पाते हैं कि वो प्राइमरी सेल को फॉर्म कर सके। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको? अब इसके साथ साथ कुछ म्यूटेशन के केस देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं। देखो, अगर आपका लो लीन-3 हो, लीन-3 क्या कहाँ से रिलीज़ हो रहा था, आपके एंकर सेल से। तो अगर लीन-3 लो हो, यानी कि जो सिग्नल्स भेज रहा है अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है तो क्या आपके वल्वा का फॉर्मेशन होगा? नहीं, वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। बस इतना हो सकता है कि जो P6P है वो प्राइमरी फेट को रिसीव कर ले, यानी कि वो प्राइमरी सेल को तो बना ले, प्राइमरी सेल में ये 8 सेल तो बना लेगा, लेकिन जो 14 सेल है वो कौन बनाएगा? ठीक है, तो जितनी भी आपके सेल्स बची हैं वहाँ पे वो सब हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन कर देगी जिसकी वजह से वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड है, अगर एंकर सेल जो है कि वो डिस्ट्रॉय कर दी, हमने पढ़ा था कि जो एंकर सेल है वो मेनली आपके इन्वॉल्व होती है वल्वा फॉर्मेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एज एन इंड्यूसर वो काम करती है। तो अगर आपके एंकर सेल नहीं है तो वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, सारी की सारी सेल क्या बनाएगी, हाइपोडर्मिस फॉर्म करेगी। ठीक है, अगर LAT23 ब्लॉक हो जाए, देखो अगर LAT23 आपका ब्लॉक हो जाता है तो कोई भी वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक पॉइंट शायद मैंने यहाँ पे लीन-23 लिख रखा था, तो ये LAT23 है। ठीक है, जो कि रिसेप्टर की तरह यहाँ पे काम करता है, तो इस पॉइंट को देख लेना। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैंने यहाँ पे लीन-23 बोला है। सो ये LAT23 है। ठीक है, तो LAT23 ही एज एन रिसेप्टर आपका काम करता है। ओके, सो अगर LAT23 की जो एक्टिविटी है उसको हमने ब्लॉक कर दिया तो क्या वल्वा का फॉर्मेशन होगा? नहीं, वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपके सिग्नल्स भेजे हैं लीन-3 ने वो रिसीव अगर कोई नहीं करेगा तो क्या वल्वा का फॉर्मेशन होना पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है गोनेट्स डिस्ट्रॉय एंकर सेल प्रेजेंट। देखो, अगर गोनेट्स तो आपके हैं लेकिन एंकर सेल जो है गोनेट्स तो हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं लेकिन एंकर सेल वहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या वल्वा का फॉर्मेशन होगा? हाँ, वल्वा का फॉर्मेशन होगा क्योंकि मेनली वल्वा फॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं एंकर सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है टर्शरी VPC डिस्ट्रॉय। अगर आप टर्शरी VPCs को डिस्ट्रॉय कर दो, जो कि आपको साइड में दिख रही थी टर्शरी, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दो कि क्या वल्वा का फॉर्मेशन होगा? बिल्कुल होगा वल्वा का फॉर्मेशन, क्योंकि वो तो वल्वा के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो ही नहीं रही हैं। ठीक है, अगर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी VPCs को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, अगर जो आपकी ये प्राइमरी और सेकेंडरी VPCs थी, अभी डायग्राम के थ्रू बताती हूँ।
देखो, जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वीपीसीज थी, अगर आपने इनको ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या वल्वा का फॉर्मेशन होगा? वल्वा का फॉर्मेशन होगा। कौन करेगा? ये करेंगी, ये जो 3 सेल्स बची हुई हैं ये करेंगी। कैसे करेंगी? जो P4P है वो तो मिडल में आ जाएगा, आपका P3 यहाँ आ जाएगा और P8 आपका साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो P4P किसका फॉर्मेशन करेगी? सेंट्रल या प्राइमरी फेट का। आपके P3 जो होगी वो सेकेंडरी फॉर्म करेगी और P8 भी आपका सेकेंडरी फॉर्म करेगी और वल्वा का फॉर्मेशन करेंगे ये इन 7, 8 एंड 7 सेल्स फॉर्म करके। ओके, अब नेक्स्ट है आपका, अगर लो लेट 23 हो, अगर जो कंसंट्रेशन है लेट 23 की वो कम है तो क्या वल्वा का फॉर्मेशन होगा? देखो, वल्वा का फॉर्मेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उस टाइम पे, क्योंकि अगर वो सिग्नल्स अच्छे से रिसीव नहीं करेगी, ठीक है, वो अच्छे से सिग्नल्स को ही नहीं ले पा रही है, तो आपका वल्वा का फॉर्मेशन होना मुश्किल होता है। ठीक है, फिर है ओवर एक्सप्रेशन ऑफ लिन3। अगर लिन3 का हम ओवर एक्सप्रेशन कर दे, लिन3 जो कि सिग्नल्स लेके आ रहा था, तो अगर उसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा तो आपका वल्वा का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन एक से ज़्यादा वल्वा का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सेंट्रल सेल जो फॉर्म होगी वो एक से ज़्यादा फॉर्म होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है आपकी लिन3 की वो बहुत ज़्यादा है। ओके, देन आपका नेक्स्ट है लिन 39। अगर लिन 39 को अगर हम एब्सेंट कर दे तो लिन 39 अगर नहीं होगा, लिन 39 हमने WNT के अंदर देखा था जो कि 6 VPCs का फॉर्मेशन कर रहा था, तो वहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं होगा। वो जो 11 सेल्स है वो 11 की 11 ही रहेंगी, वो 11 रहेंगी, 6 VPC सेल नहीं बनेगी, यानी कि वल्वा प्रीकर्सर सेल अगर नहीं बनेगी तो आपका वल्वा का फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और सबसे पहली बात है यहाँ पे, तो लिन 39 अगर एब्सेंस है तो कोई भी स्पेसिफिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो नो स्पेसिफिकेशन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा सी एलिगेंस। मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सैनी लर्निंग क्लासेस को, और मेरी मेहनत को लाइक के थ्रू बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, एक लाइक के थ्रू थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, तो अगर आप चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं। ओके, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी को पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। सो थैंक यू टू ऑल।